आज हम लोग पहड़ा पंचायत को पढ़ेंगे। ठीक है, पहड़ा शासन व्यवस्था। यह शासन व्यवस्था सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है कि पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका संबंध उरांव जनजाति से है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि उरांव झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, इसकी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, समुदाय है झारखंड में, संथाल या संथाली। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह उरांव जनजाति है और इसी से संबंधित है पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, इसके शासन व्यवस्था को समझने से पहले उरांव से संबंधित कुछ तथ्य हैं उसे समझना ज़रूरी है। ठीक है, पहले उरांव से संबंधित कुछ तथ्यों को समझेंगे, फिर इसके शासन व्यवस्था को समझेंगे। ठीक है, तो पहले बात तो कि पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था किससे संबंधित है? उरांव से। ठीक है, दूसरा तथ्य यह है कि ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। कुल जनजातीय आबादी में इसकी जो हिस्सेदारी है 19.85% है। ठीक है, तो याद रखना है कि कुल जनसंख्या जितनी भी है झारखंड में आदिवासियों की, उसमें 19.85 जो है वो सिर्फ उरांव जनजाति है। ठीक है, दूसरा तथ्य है, जो दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है, ये द्रविड़ भाषा समूह की कुड़ुक बोली का प्रयोग करती है। ठीक है, अर्थात ये द्रविडियन है। ठीक है, द्रविड़ भाषा समूह की कुड़ुक भाषा का प्रयोग करती है। तो दूसरा क्वेश्चन इसका यहाँ से ये पूछता है कि उरांव की जो भाषा है उसे क्या कहते हैं? तो उरांव की जो भाषा है उसे कुड़ुक कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि पहड़ा पंचायत किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन रहता है कि उरांव जनजाति से संबंधित है। दूसरा कि कुड़ुक भाषा बोली किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है, तो ये उरांव जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट इनसे रिलेटेड है वो है उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहते हैं। इनकी भाषा भी कुड़ुक है और अपने आप को कुड़ुक कहते हैं। कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य, इसका अर्थ होता है मनुष्य। ठीक है, तो उरांव जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? कुड़ुक, और उसके जो कुड़ुक का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। ठीक है, और एक तथ्य और इससे रिलेटेड है कि उरांव को धांगर भी बोला जाता है। उरांव को धांगर भी बोला जाता है। ठीक है, धांगर से तात्पर्य है ये काफ़ी परिश्रमी होते हैं, जिस वजह से इन्हें धांगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो उरांव को धांगर भी कहा जाता है और ये अपने आप को कुड़ुक बोलते हैं। कुड़ुक का अर्थ होता है मनुष्य। ठीक है, ये द्रविडियन भाषा समूह की कुड़ुक भाषा का प्रयोग करती है और ये झारखंड के दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है, जिसकी हिस्सेदारी कुल जनजातीय जनसंख्या में 19.85% है। ठीक है, अब उरांव से संबंधित जो इनके मूल निवास स्थान है या फिर उरांव कहाँ से झारखंड में प्रवेश किए थे, ठीक है, उसे समझेंगे। और इससे पहले हम लोग समझेंगे कि उरांव शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, उरांव शब्द की उत्पत्ति, इससे संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अपना व्यू दिया है। ठीक है, उसे जानेंगे। उत्पत्ति, उरांव का अर्थ क्या होता है? ठीक है, और इससे संबंधित क्या उरांव शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई थी, इससे संबंधित 2-3 विद्वानों ने अपना व्यू दिया था और उसे हम लोग जानेंगे। उनमें पहला है एस.सी. राय ने। ठीक है, एस.सी. राय ने उरांव के बारे में बोला था कि ये अपने आप को उरांव के जो देवता हैं, ठीक है,
कड़क। एस सी राय ने बोला था कि इन लोगों का एक उराव जनजाति के देवता या बहादुर देवता भी बोला जाता है कि देवता कड़क से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, जिस कारण इनका नामकरण उराव पड़ा। ठीक है, तो कड़क से इनका जो नामकरण हुआ था उराव हुआ था। ठीक है, और ये पहला थॉट है। दूसरा जो विद्वान है जिन्होंने बताया था वो थे डाल्टन। ठीक है, डाल्टन बताते हैं कि उराव जनजाति जो है ये घुमंतु परिवर्ती के थे। ठीक है, घुमंतु परिवर्ती। के थे। ठीक है, ये घूमते रहते थे, एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, ये कहीं एक जगह स्थिर निवास इनका नहीं रहता था। ठीक है, तो जिसके कारण इसे उरन कहा गया, और ये बाद में जाकर के उरन शब्द बाद में अपभ्रंश होकर के उराव बना। ठीक है, तो दो विद्वानों ने उराव शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया। पहले एस सी राव ने बताया कि इनके जो प्रमुख देवता थे कड़क, उनसे अपने उत्पत्ति मानते हैं और उन्हीं के नाम से इनका नामकरण हुआ उराव। ठीक है, और दूसरा डाल्टन बताते हैं कि ये घुमंतु परिवर्ती के होते हैं, जिसके कारण इन्हें उरन बोला जाता है, और उरन शब्द ही बाद में अपभ्रंश होकर के उराव बनता है। ठीक है, तो इनके शब्द जो उराव शब्द है इसकी उत्पत्ति संबंधी दो तथ्य हैं, दो विद्वानों ने बताया था। ठीक है, अब जो आगे देखेंगे कि इनका मूल निवास कहाँ पर है और इनसे संबंधित किस विद्वान ने क्या बोला है। ठीक है, और अभी वर्तमान में इनका मूल निवास कहाँ माना जाता है और इनका प्रवेश झारखंड में किस ओर से हुआ था, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला जो विद्वान है जिन्होंने इसके बारे में बताया वो है एस सी रॉय। ठीक है, इन्होंने बताया कि उराव जनजाति गंगा नदी के दक्षिण पश्चिम जो गंगा यहाँ उत्तराखंड से निकलती है, जो यूपी बिहार होते हुए झारखंड वेस्ट बंगाल होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी मिलती है, तो इसके दक्षिण पश्चिम इस साइड एरिया में इनका निवास स्थल था। ठीक है, और यहाँ से ये रोहतासगढ़ आए। रोहतासगढ़ में चेरो जनजाति का शासन रहता था। ठीक है, ये रोहतासगढ़ आए। ठीक है, यहाँ पर चेरो का शासन होता था, चेरो जनजाति रहते थे। उन्होंने मुंडाओं को खदेड़ा और वहाँ से रोहतासगढ़ से इन्हें भगा दिया। ठीक है, एस सी राय बोलते हैं मुंडा जनजाति जब यहाँ रोहतासगढ़ से आती है, या फिर वहाँ से जब चेरो जनजाति रोहतासगढ़ से मुंडा को खदेड़ते हैं, तब ये आगे चल के दो भाग में बढ़ जाते हैं मुंडा, और मुंडा बोल रहे हैं उराव। ठीक है, उराव जनजाति रोहतासगढ़ में रहते थे। ठीक है, और जब वहाँ पर चेरो जनजाति का शासन रहता था या फिर चेरो जनजाति वहाँ पर थे, उन्होंने उराव जनजाति को खदेड़ा रोहतासगढ़ से। आगे चल के ये उराव जनजाति दो भाग में बट गए। एक तो गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र होते हुए राजमहल पहुंच गए। ठीक है, और ये जाके वहीं पे बस गए, जिसे पहाड़िया जनजाति कहा गया। ठीक है, दूसरा जो भाग था
वो सोन नदी को पार करती है, ठीक है। मैं अभी मैप में दिखाता हूँ, ठीक है। सोन नदी को पार करती है और ये पहले पलामू में आके बसती है, ठीक है। पलामू से होते हुए ये कोयल नदी के तटवर्ती क्षेत्र होते हुए छोटा नागपुर में आकर के बसती है, ठीक है। अगर हम लोग मैप के हिसाब से देखें, ठीक है, कुछ इस तरह का झारखंड का मैप है, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इस तरह का है, ठीक है। सोन नदी यहाँ से ऐसे बहती है, ठीक है। गंगा का प्रवास ऐसे है, ठीक है। तो जब रोहतासगढ़ से खदेड़े जाती है उराव जनजाति, तो पहला तो गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र होते हुए यहाँ पे राजमहल में आके बस जाती है। दूसरा जो आती है वो सोन नदी को पार करती है और ये पलामू वाला एरिया है, ठीक है। पहले तो पलामू में बसती है, फिर ये उत्तरी कोयल यहाँ से आती है, ठीक है, और दक्षिणी कोयल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये उत्तरी कोयल के तटवर्ती क्षेत्र होते हुए ये छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर के बस जाती है, ठीक है। और आप लोग जानते होंगे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में इससे पहले कौन आके रह रहे थे? मुंडा। इससे पहले आकर के यहाँ मुंडा रह रहे थे। तो ये उत्तरी कोयल होते हुए छोटा नागपुर में आकर के बसती है, ठीक है। ये एससी राय बताते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। एससी राय ने क्या बोला कि जो उराव जनजाति है वो गंगा नदी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रहती थी, ठीक है, यानी कि रोहतासगढ़ के एरिया में रहती थी। वहाँ पे चेरो जनजाति का रहते थे। चेरो जनजातियों से इनका संघर्ष होता है और उराव जनजाति को इन्होंने खदेड़ दिया। चेरो जनजाति ने उराव जनजाति दो भाग में बढ़ जाती है। पहला तो गंगा तटवर्ती क्षेत्र होते हुए राजमहल में आके बसती है, जिसे पहाड़ी जनजाति अभी कहा जाता है, ठीक है, राजमहल में आके जो बसी हुई है। और दूसरा जो भाग रहता है वो सोन नदी को पार करते हुए पहले पलामू आती है, पलामू से फिर कोयल नदी के तटवर्ती क्षेत्र होते हुए ये छोटा नागपुर में आकर के बसती है। ये किसने कहा? एससी राय ने, ठीक है। अब दूसरे जो विद्वान हैं उनका भी थॉट देख लेते हैं, उन क्या बोला है, ठीक है। दूसरा है एच रिजले, ठीक है। इनका भी मत एससी राय से मिलता जुलता है, ठीक है, और लगभग वही है। इन्होंने बोला कि उराव जनजाति कैमूर के पठार तथा रोहतासगढ़ में रहते थे, ठीक है। यहाँ पर चेरो जनजाति का मैंने बताया कि चेरो जनजाति यहाँ पर रहती थी, वास करती थी। इससे इनका संघर्ष होता है उराव जनजाति से। चेरो जनजाति ने उराव जनजाति को खदेड़ा और फिर वही कहानी है कि एक भाग उधर राजमहल में जाके बसती है और दूसरी पलामू होते हुए छोटा नागपुर में आके बसती है। तो ये दूसरा थॉट था एच रिजले का, जो एससी राय के थॉट से मिलता जुलता है या फिर उनके व्यू से मिलता जुलता है, ठीक है। तीसरा जो अभी इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे लोग बोले हैं कि ये कोई बोलता है उत्तर से आए हुए हैं, कोई पश्चिम से, लेकिन जो अभी सबसे मान्य सिद्धांत है कि उराव जनजाति कहाँ के थे मूल निवासी और झारखंड में प्रवेश उनका कहाँ हुआ था, तो सबसे जो मान्य है उनका ये जो उराव जनजाति है ये दक्षिण भारत से झारखंड में आए थे। दक्षिण भारत से आए थे, आने की इनका जो मूल निवास स्थान वो दक्षिण भारत था और वहाँ से ये झारखंड में आए थे। क्वेश्चन में पूछता भी है और इस पे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि उराव जनजाति का मूल निवास स्थान किधर कहाँ पर था, तो वो दक्षिण भारत था, ठीक है। ये दोनों अपना सिद्धांत तो देते हैं लेकिन ये मान नहीं है, मान ये दक्षिण भारत वाला है। तो इसको याद रखना जरूरी है कि उराव जनजाति का मूल निवास स्थल किधर था? दक्षिण भारत, और वहाँ से ये झारखंड में आते हैं, ठीक है। तो इनके मूल निवास स्थल से संबंधित 3 सिद्धांत थे, इनके नाम से संबंधित 2 सिद्धांत थे जिसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब आगे इनके शासन व्यवस्था को देखेंगे हम लोग। इनके शासन व्यवस्था को देखते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने वाला ये है कि मुंडा जनजाति कहाँ पे निवास कर रही थी? अभी इनसे पहले उराव जनजाति से पहले कहाँ निवास कर रही थी? यहाँ पर, ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि रांची, खूंटी
ये सब क्षेत्र में यहाँ पर निवास कर रही थी मुंडा जनजाति। जब यहाँ पे उराव जनजाति का प्रवेश होता है, उराव जनजाति का प्रवेश होता है, तो स्वाभाविक है कि दोनों के बीच में संघर्ष होगा। ठीक है, तो मुंडा और उराव के बीच में संघर्ष होता है। ठीक है, अंततः मुंडा मान जाते हैं और इन लोगों को बसने की अनुमति यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, मुंडा जनजातियों ने उराव जनजाति को बसने की अनुमति देते हैं यहाँ पर, और उराव जनजाति ने अपनी शासन व्यवस्था को मुंडा से ही अपना लिया, ना कि एक्चुअली ये दोनों साथ साथ बसने की जब अनुमति दी तो साथ में ही बसे, कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र को साफ किया फिर वहाँ पे बसे। तो उराव जनजाति ने कोई नई व्यवस्था को नहीं अपनाई, बल्कि उन्होंने मुंडा शासन व्यवस्था जो चल रही थी उसे ही उन्होंने अपना लिया। थोड़े बहुत बदलाव हैं, लेकिन अगर आधार बोला जाए तो मुंडा शासन व्यवस्था ही आधार था उराव शासन व्यवस्था का। ठीक है, अब इनके शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं, उराव शासन व्यवस्था को। ठीक है, तो ये मुंडा जनजाति जो समुदाय है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, इनके भी जो 3 शासन व्यवस्था 3 स्तर पे होते हैं, ग्राम, पहाड़ा और फिर समुदाय के स्तर पे। ठीक है, तो जो ग्राम स्तर पे इनके होते हैं शासन व्यवस्था, ग्राम स्तर पर शासन व्यवस्था, इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, एक महतो, दूसरा पाहन। ठीक है, हम लोग मुंडा में देखते हैं पाहन मिलता है हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे महतो के स्थान पर मुंडा मिलता है ग्राम प्रमुख के। ठीक है, एक शब्द को यहाँ समझना जरूरी है। इससे पहले इनके शासन व्यवस्था को समझने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, वो शब्द है भूइहर। भूइहर, ठीक है, भूइहर का तात्पर्य होता है वैसा व्यक्ति जो वन भूमि को साफ किया और उसे खेती लायक बनाया तथा निवास को मतलब बसाया या फिर गांव को बसाया, वैसे व्यक्ति को भूइहर कहा जाता है उराव जनजाति में। ठीक है, और यही काम जो मुंडा में करता है उसे खुटकटीदार बोलते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे उराव को बसने की अनुमति दी तो उसमें से जो व्यक्ति ने वन भूमि को साफ किया और वहाँ खेती लायक बनाया तथा गांव को बसाया उसे भूइहर कहा जाता है। ठीक है, और भूइहर खूट का जो होता है ना, भूइहर खूट का 2 भाग होता है। एक भाग होता है महतो खूट, दूसरा भाग होता है पाहन खूट। ठीक है, तो ग्रामीण शासन व्यवस्था में ये 2 महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भूइहर जो परिवार होता है ना, भूइहर खूट का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, ये याद रखना है कि भूइहर परिवार का सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो पाहन बनता है, और जो दूसरा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो महतो बनता है। ठीक है, ये दोनों पद वंशानुगत चलता है। वंशानुगत का तात्पर्य है कि इनके बेटे फिर जो बनेंगे उनके बेटे बनेंगे पाहन, फिर उनके बेटे बनेंगे पाहन, इस तरह के एक वंश से दूसरे वंश में पद ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, वंशानुगत चलता है। तो ग्रामीण स्तर पे 2 अधिकारी हैं, महतो और पाहन। ठीक है, और ये दोनों भूइहर से संबंधित है। भूइहर खूट का ही 2 भाग है, महतो खूट और पाहन खूट। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है भूइहर खूट का वो पाहन कहलाता है, और दूसरा सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो महतो कहलाता है। ठीक है, ये 2 अधिकारी हैं। अब एक एक करके सारे अधिकारी और उनके कार्यों को समझेंगे कि पहाड़ा पंचायत में कौन से अधिकारी हैं और उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, दूसरा जो पहाड़ा ग्राम स्तर के बाद जो दूसरा प्रशासनिक स्तर होता है वो पहाड़ा होता है। जैसे मैंने मुंडा में बताया था कि वहाँ भी पहाड़ा मिलता है। ठीक है, वहाँ पे 15 से 20 गांव को मिलाकर पहाड़ा का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई निश्चित गांव की संख्या नहीं है। मतलब गांवों की संख्या यहाँ पे अनिश्चित है, अनिश्चित है। ठीक है, और मुंडा में कितने थे? 15 से 20।
ठीक है। पहाड़ा का निर्माण यहाँ पे उराव जनजाति में गाँव को मिलाकर होता है, जिसमें गाँवों की संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है। और एक एक करके अब हम सभी को पढ़ेंगे। एक बात और ध्यान रखना है, ठीक है, कि पहाड़ा में जितने भी गांव होते हैं, ये तो गांवों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन जितने भी गांव होते हैं उसमें से जो एक गांव को चुना जाता है, एक गांव को राजा गांव चुना जाता है पहला। दूसरे गांव को दीवान गांव, तीसरे गांव को पांड्रे गांव और चौथे गांव को चुना जाता है कोटवार गांव, ठीक है। और पांचवा जो गांव होता है वो प्रजा गांव होता है। चौथा गांव जो होता है कोटवार, कहीं कहीं कोतवार होता है, लिखा जाता है कोटवार गांव। और जो पांचवा गांव होता है, जो शेष गांव बचते हैं, शेष गांव, पांचवा नहीं, शेष गांव जो होते हैं वो होते हैं प्रजा गांव, ठीक है। राजा गांव का संबंध होता है पहाड़ा का करटाहा से, करटाहा यानी कि अध्यक्ष से। राजा गांव का जो महत्व होगा वही इसका करटाहा होगा, यानी कि अध्यक्ष होगा, ठीक है, पहाड़ा का। दूसरा दीवान गांव जो है, दीवान गांव का संबंध है मंत्री से। पहाड़ा का जो मंत्री कहलाएगा वो दीवान गांव से होगा। पांड्रे गांव का संबंध है लिपिक से। और कोटवार गांव का संबंध है संदेश वाहक से। और लास्ट है प्रजा गांव, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो पहला गांव चुना जाता है, पहाड़ा में कई सारे गांवों को मिलाकर पहाड़ा का निर्माण होता है, उसमें से एक गांव को राजा गांव चुना जाता है, दूसरे गांव को दीवान गांव, तीसरे गांव को पांड्रे गांव और चौथे गांव को कोटवार गांव और शेष गांव को प्रजा गांव चुना जाता है, ठीक है। जो राजा गांव होता है उसका महत्व पहाड़ा का करटाहा होता है, करटाहा जिसे अध्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है, चेयरमैन। दूसरे गांव जो होता है दीवान गांव, उसका जो महत्व होता है वो मंत्री का पद निभाता है। तीसरा जो गांव होता है पांड्रे गांव, उसका लिपिक की भूमिका निभाता है। और चौथा जो होता है कोटवार गांव, वो संदेश वाहक की भूमिका निभाता है, ठीक है। और शेष गांव जो होते हैं वो प्रजा गांव होते हैं, ठीक है। अब एक एक अधिकारी को देखेंगे और उससे संबंधित तथ्यों को लिखेंगे। पहला है महतो। एक गांव का प्रमुख होता है, गांव का प्रमुख होता है, ठीक है। आप लिखते जाइएगा, पहला। दूसरा, बैठक की अध्यक्षता करता है। तीसरा, गांव में सभी विवादों का निपटारा करता है, ठीक है। जैसे चोरी हो गया, मारपीट हो गया, कोई ज़मीन से रिलेटेड कोई झगड़ा है, तो उसका निपटारा गांव के स्तर पे कौन करेगा? महतो, ठीक है, महतो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है वो है पाहन। ये गांव का पुजारी या पुरोहित होता है, ठीक है, गांव का पुजारी या पुरोहित होता है। उराव जनजाति में इसे सम्मान
के नज़रों से देखा जाता है या सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है, ठीक है। गांव के सभी धार्मिक क्रियाकलापों का संचालन करता है, ठीक है। ये गांव का पुरोहित होता है, इसलिए गांव में होने वाले सभी धार्मिक क्रियाकलापों का संचालन करता है, ठीक है। और दूसरा, उरांव जनजाति में इसको सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है, ऐसे सम्मान के नज़रों से देखा जाता है उरांव जनजाति में, ठीक है। और महतों और उरांव से संबंधित एक कहावत फेमस है, ये कहावत के बारे में पूछता है, नोट में लिख लीजिए। उरांव जनजाति में ये कहावत फेमस है, पाहन गांव बनाता है, महतों गांव चलाता है, ठीक है। ये कहावत पूछता है कि पाहन गांव बनाता है और महतों गांव चलाता है, ये कहावत किस जनजाति से संबंधित है या किस जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको नोट करके रख लीजिएगा। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिकारी है वो है पहाड़ा राजा। अभी मैंने बताया कि पहाड़ा व्यवस्था पाया जाता है उरांव जनजाति में, और पहाड़ा का जो प्रमुख होता है, पहाड़ा का प्रमुख होता है कौन? पहाड़ा राजा, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण कार्य यह है कि गांव के स्तर पर जो मामले नहीं सुलझते हैं उसे पहाड़ा राजा के पास लाया जाता है और पहाड़ा राजा उसको सुलझाने की कोशिश करता है या फिर जो विवाद है उसे निपटाने की कोशिश करता है, ठीक है। गांव के स्तर पर नहीं निपटने वाले मामलों को देखता है, ठीक है, देखता है। एक तथ्य और है इन पहाड़ा राजा से रिलेटेड कि जितने भी कृषि भूमि हैं, चारागाह है, मछली का तालाब है इत्यादि का स्वामी एवं संरक्षक पहाड़ा राजा होता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड ये 3 तथ्य है पहाड़ा राजा से। पहाड़ा राजा पहाड़ा का प्रमुख होता है, पहला, ये गांव के स्तर पर नहीं निपटने वाले मामलों को देखता है, ठीक है, उसका निपटारा करता है। पहाड़ा राजा का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, उसे फरियादी को मानना होता है, ठीक है। दूसरा और तीसरा तथ्य ये है कि कृषि भूमि, चारागाह और मछली का जो तालाब होता है, इसके अलावा कोई और 1-2 क्षेत्र और हैं जिसका स्वामी एवं संरक्षक पहाड़ा राजा करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अधिकारी हैं उसका नाम है करटाहा, उसका नाम है दीवान। जो नेक्स्ट अधिकारी है वो है दीवान। दीवान का तात्पर्य मंत्री से है और ये पहाड़ा राजा को सहायता प्रदान करता है। पहाड़ा राजा के आदेशों का पालन करता है, ठीक है। और एक तथ्य और इनसे रिलेटेड ये है कि दीवान
विभिन्न पहाड़ा के बीच समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है, स्थापित करता है, ठीक है, ताकि पूरा जनजातीय जो उराव जनजातीय समुदाय है वो एक साथ मिल करके रह सके। इसलिए दीवान का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि जितने भी पहाड़ा हैं उराव जनजाति में सबके बीच में समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है ताकि उराव जनजाति एक साथ मिल करके रह सके, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो अधिकारी है उसका वो है कोटवार। जो नेक्स्ट अधिकारी है उसका नाम है कोटवार। कोटवार, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य संदेशवाहक का, ये गांव में संदेश पहुंचाता है, बैठक की सूचना देता है, ठीक है। ये संदेशवाहक की भूमिका निभाता है। निभाता है, ठीक है। पहला ये बैठक की सूचना गांवों में देता है, ठीक है। इससे संबंधित दो तथ्य है, इसे याद रखना है। संदेशवाहक की भूमिका निभाता है और जो जितने भी जो भी बैठक होने वाले हैं उससे संबंधित सूचनाएं गाँव को देता है, ठीक है। अर्थात ये आदेश पालक का भूमिका निभाता है, ठीक है। और एक लास्ट अधिकारी जो उराव जनजातीय शासन व्यवस्था में पाया जाता है, यानी कि पहाड़ा पंचायत में पाया जाता है, उसका नाम है पनभरा। उसका नाम है पनभरा, पनभरा, ठीक है। ये बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के लिए खाना एवं पानी की व्यवस्था करवाता है। व्यवस्था करता है, ठीक है। पनभरा का कार्य क्या है? बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के लिए खाना एवं पानी की व्यवस्था करता है। कोटवार का क्या है? ये संदेशवाहक की भूमिका निभाता है और बैठक की सूचना गांव वालों को देता है, ठीक है। दीवान का क्या मैंने बताया कि वो पहाड़ा राजा के सहायक होता है, यानी कि मंत्री की भूमिका निभाता है, उसके आदेश को पालन करवाता है, ठीक है। और विभिन्न पहाड़ा राजाओं के बीच में समन्वय स्थापित करता है ये दीवान, ठीक है। पहाड़ा का प्रमुख पहाड़ा राजा कहलाता है। और पहाड़ा राजा का प्रमुख कार्य क्या है कि गांव के स्तर पे जो विवाद निपटते नहीं है उसको देखता है, ठीक है। साथ ही साथ विभिन्न भूमि, जैसे कृषि भूमि हो गया, दूसरा हो गया मछली तालाब जिसमें मछली पालन किया जाता है, फिर चारागाह भूमि, इस सब का स्वामित्व पहाड़ा राजा के पास होता है और उसका संरक्षण पहाड़ा राजा करता है, ठीक है। महतो और पाहन गांव के स्तर पे प्रमुख अधिकारी होते हैं दो, जो भूइहर फूट से संबंधित रखते हैं, ठीक है। ये इनके शासन व्यवस्था रिलेटेड है। अब इनके उराव जनजाति के कुछ सामाजिक और धार्मिक तथ्यों को देखेंगे, उसके बाद उराव शासन व्यवस्था समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। शासन व्यवस्था से इतने ही तथ्य थे और इसे याद रखना ज़रूरी है, जो भी मैंने अधिकारी बताया उसके कार्य को। और ये पूछता है, ठीक है, एक बात और कि उराव में पाहन को बैगा भी बोला जाता है, ठीक है। उराव में पाहन को बैगा भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा, पाहन भी दे सकता है, बैगा भी दे सकता है। और एक है न्यास, नियास या फिर न्यास, ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। उराव की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, ठीक है।
क्या हो रहा है? हाँ जाने दो, ठीक है। उरांव की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। पहला ये हम लोग जानते हैं कि ये झारखंड की, अभी मैंने बताया कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो हिस्सेदारी है जनजातीय समुदाय में वो 19.85% है। इसका लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात 2011 के अनुसार 1007 है, ठीक है। यानी कि 1000 पुरुष पर 1000 महिला, 1007 महिलाएं उरांव जनजाति में है, ठीक है, ठीक है। और अब देखते हैं इसके विवाह। उरांव जनजाति में विवाह वधू मूल्य का प्रचलन है, यानी कि वधू मूल्य लिए जाते हैं, वधू मूल्य का प्रचलन है। और सामान्यतः माता पिता जो होते हैं वो वर वधू के माता पिता विवाह को तय करते हैं, वधू मूल्य लेते हैं और विवाह को तय करते हैं और शादी करवाते हैं, ठीक है। सामान्यतः यही प्रचलित है, लेकिन इसके अतिरिक्त कई विवाह भी प्रचलित है, जैसे पलायन विवाह, पलायन विवाह, दूसरा विनिमय विवाह या सेवा विवाह, सेवा विवाह। वधू मूल्य के साथ जो विवाह होता है, जिसमें माता पिता के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है, उसको प्रचलित विवाह, वो ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। जैसे आयोजित विवाह भी करते हैं, जिसमें माता पिता द्वारा वधू मूल्य के द्वारा तय करते हैं, ठीक है, विवाह को। लेकिन सेवा विवाह, इसके अतिरिक्त सेवा विवाह, पलायन विवाह और विनिमय विवाह भी प्रचलित है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, पलायन विवाह क्या होता है, विनिमय विवाह क्या होता है और सेवा विवाह क्या होता है। पलायन विवाह का अर्थ होता है लड़का लड़की, जो युवक होता है, युवक एवं युवती किसी मेले में मिलते हैं या फिर कहीं बाहर मिलते हैं और दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं और भाग जाते हैं, या फिर बाहर कहीं चले जाते हैं और दोनों एक साथ रहना लगते हैं, ठीक है। और इस तरह से पलायन विवाह संपन्न होता है, ठीक है। विनिमय विवाह में क्या होता है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष, ठीक है, दोबारा इधर कन्या इधर वर, यानी कि कोई लड़का है, उसकी एक बहन है, उसी प्रकार कोई लड़की, उसका एक भाई है, तो इसका भाई, इसका ये जो वर है वो इस कन्या से शादी करेगा, फिर कन्या का जो भाई है वो ये वर के बहन से शादी करेगा, यानी कि बहन या सिस्टर का, जो ये अपने सिस्टर का शादी इससे कराएगा और ये अपनी सिस्टर का शादी इससे कराएगा, दोनों का एक्सचेंज होता है विनिमय विवाह में, ठीक है। सेवा विवाह में क्या होता है, इसमें वधू मूल्य नहीं लिए जाते हैं। वधू मूल्य ये सामान्यतः जो गरीब उरांव परिवार होता है ना, उसमें संपन्न होता है। इसमें क्या होता है कि वधू मूल्य के स्थान पर जो वर होता है वो कन्या के यहाँ या वधू के यहाँ 5 वर्ष जा कर के सेवा देता है या फिर कार्य करता है। किसके यहाँ? कन्या के यहाँ। वधू मूल्य के बदले जो वर पक्ष है या वर जो है वो कन्या के यहाँ जा कर के 5 वर्ष तक रहता है। 5 वर्ष के पश्चात उसकी सेवा समाप्त होती है और वो अपने कन्या को लेकर के अपने घर को आ जाता है, ठीक है। तो इसे सेवा विवाह कहते हैं। विनय विवाह क्या होता है कि वर है, कोई एक कन्या है, ठीक है, अगर उसका भाई है और वर का कोई बहन है तो दोनों का शादी फिर से होगा, मतलब वर का कन्या से, और फिर कन्या का कोई भाई है उसके विवाह वर के बहन से होगा, ठीक है। और पलायन विवाह में दोनों, इसे राजी खुशी विवाह भी बोला जाता है, ठीक है, राजी खुशी, जिसमें युवक एवं युवती एक दूसरे से मिलते हैं और एक साथ रहने का फैसला करते हैं और दोनों विवाह कर लेते हैं या फिर भाग जाते हैं, ठीक है। अब उरांव जनजाति में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं और उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, उसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, युवागिरी। उरांव जनजाति में युवागिरी पाया जाता है, जिसे धूमकुड़िया बोला जाता है।
धूमकुड़िया, ठीक है। एक फिल्म भी आई थी धूमकुड़िया नागपुरी भाषा में, ठीक है। तो इसे धूमकुड़िया बोला जाता है। धूमकुड़िया वह केंद्र होता है जहाँ पर उराव जनजाति समुदाय के जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने जनजातीय समुदाय, उसके परंपरा एवं उसके संस्कृति की जानकारी दी जाती है और उन्हें समाज में रहने लायक तैयार किया जाता है धूमकुड़िया में, ठीक है। इसमें युवक एवं युवती दोनों आते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का अलग अलग केंद्र होता है। धूमकुड़िया जो होता है युवक के लिए अलग और युवती के लिए अलग युवागिरी है, ठीक है। लेकिन अगर सम्मिलित रूप से बोला जाए युवागिरी को तो धूमकुड़िया बोला जाता है। ये वह केंद्र है जिसमें उराव बच्चे अपने सांस्कृतिक एवं जो परंपरा से चली आ रही चीज़ें हैं उसे सीखते हैं, ठीक है। तो युवागिरी को पहले दो भाग में बांटेंगे, लड़का के लिए अलग और लड़की के लिए अलग युवागिरी होता है, ठीक है। युवक एवं युवती, ठीक है। लड़का के लिए जो युवागिरी अलग होता है उसका नाम है जोक एरपा और लड़की के लिए जो युवागिरी है उसका नाम है पेल्लो एरपा, ठीक है। एड़पा नहीं, एड़पा, पेल्लो एड़पा, ठीक है। जो लड़का के लिए युवागिरी है उसका नाम है जोक एरपा, तो लड़की के लिए युवागिरी है उसका नाम है पेल्लो एड़पा, ठीक है। और इसका जो प्रमुख होता है वो होता है धांगर और इसका जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं धांगरीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पूछता है कि जो उराव जनजाति में युवागिरी को क्या बोला जाता है, तो धूमकुड़िया, ठीक है। दूसरा ये पूछेगा कि जो लड़का के लिए जो युवागिरी है उसका नाम क्या है, तो जोक एड़पा, उसके प्रमुख को क्या बोला जाता है, धांगर। तीसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो युवती या लड़की के लिए जो युवागिरी है उसका नाम क्या है, पेल्लो एड़पा, और उसके प्रमुख क्या बोला जाता है, धांगरीन, ठीक है। और इनके कुछ प्रमुख देवता हैं, जैसे इनका प्रमुख देवता है धर्मेश यानी कि सूर्य देवता। इनके जो धर्म है वो शरणा धर्म है, ठीक है। धर्म कौन सा है, शरणा धर्म, ठीक है। प्रमुख देवता कौन से हैं, धर्मेश, जिसे सूर्य देवता भी बोलते हैं, सूर्य देवता, ठीक है। पहाड़ देवता को बोलते हैं मारंगबुरु, ठीक है। जहाँ पर अपने पूर्वजों के मृत शरीर को गाड़ते हैं उसको शमशान बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पूर्वज इनके रहते हैं, पूर्वजों के स्थान को शमशान बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कब्रगाह को, ये सब कब्रगाह कोई बोलते हैं हड़गड़ी, ठीक है। कब्रगाह को क्या बोलते हैं, हड़गड़ी। पहाड़ देवता को मारंगबुरु, ठीक है। पूर्वजों के जो स्थान है जहाँ पे पूर्वज इनके निवास करते हैं वो शमशान कहलाता है। और कब्रगाह को हड़गड़ी बोलते हैं। प्रमुख देवता धर्मेश है, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये सामान्यतः जो अपने मृत होते हैं पूर्वज या फिर जो मृत व्यक्ति होते हैं उनको जलाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे कि कोई अगर
प्रेग्नेंट महिला है, ठीक है, या कुष्ठ रोग से जो मरा है उसको जलाते नहीं, जबकि बल्कि उनको कब्रगाह में या उनको गाड़ देते हैं, ठीक है। तो ये उराव जनजाति से संबंधित कुछ तथ्य थे जो मैंने आप लोगों को बताया। और इनके प्रमुख जो पेशा है, उराव जनजाति का जो प्रमुख पेशा है वो कृषि है, यानी कि ज़्यादातर लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं, ठीक है। तो उराव से जितने भी तथ्य थे मैंने बताए, और अब तो हमको नहीं लगता कुछ बचा हुआ है, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो झारखंड में संपूर्ण इसी तरह से पढ़ाऊँगा, जिसमें आसान भाषा में पूरे झारखंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और मेरे जो भी क्लासेस है उसको अटेंड कीजिए। अच्छे रिजल्ट आएंगे, उम्मीद है, ठीक है। धन्यवाद।